नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इसी के साथ साथ हमास के तमाम सैन्य कमांडर कहे जाने वाले आतंकियों को ढूंढ कर इन दिनों मारा जा रहा है। इजराइल ने इन दोनों आतंकी संगठनों की कमर तोड़ के रख दी है। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर कहे जाने वाले नसरल्लाह को बीते दिनों मार करके इजराइल ने अपनी दक्षता साबित कर दी है और यह भी बता दिया है कि अब इजराइल का निशाना इस इलाके में आतंकी संगठनों को खत्म करके शांति बहाल करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायली नेता नेतन्याहू से बात करके ये कहा है कि शांति, अमन, चैन बहाल करना भारत का लक्ष्य है। यह इजराइल को एक तरह का समर्थन भी कहा जा सकता है, पर मुट्ठी भर चुनिंदा इस्लामी देशों को छोड़ दें तो दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो अमन पसंद न हो, जो आतंकियों को शरण देता हो, जो आतंकियों को पैसे पहुंचाता हो। अब देखने की ज़रूरत यह है कि किस तरह इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ही नहीं, हैथी जैसे संगठन पर भी नज़र गड़ा दी है। और अगर इन तीनों संगठनों की कमर तोड़ने में इजराइल पूरी तरह कामयाब होता है तो अमन का एक पैगाम दुनिया में देने वाला इजराइल पहला देश होगा। पश्चिम एशिया में भीषण संघर्ष हमास और इजराइल के बलबूते है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों संगठन आखिर हैं कैसे, चलते कैसे हैं, पैसा कहां से आता है और इन दोनों संगठनों के लिए आतंकी मिलते कैसे हैं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। इसकी स्थापना एक फ़लस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने की थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक कार्यकर्ता था। यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के रूप में हमास की स्थापना की। उस समय हमास का उद्देश्य ब्रदरहुड के लिए फ़िलिस्तीनी समर्थन को बहाल करने के साधन के रूप में इजरायलियों के खिलाफ हिंसा में शामिल होना था। हमास ने 1988 में अपना चार्टर प्रकाशित किया, जिसमें उसने कहा कि उसका उद्देश्य यहूदियों की हत्या है, इजराइल को खत्म करना है। इजराइल के स्थान पर ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक मुस्लिम समाज की स्थापना करना है। इस संगठन ने 2006 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी फतह को हराने के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। हमास हरदम एक आतंकी संगठन के रूप में ही काम करता रहा है। यह फिलिस्तीनी क्षेत्र के दो राजनीतिक दलों में से एक था और फिलिस्तीन में बसे 20 लाख लोगों पर यह शासन करता रहा है। दर्जनों देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन नामित किया है। हालांकि कुछ लोग इस लेबल को केवल एक सैन्य शाखा पर लागू करते हैं। चूंकि फ़लस्तीन की आबादी सुन्नी मुस्लिम है, इसलिए हमास को सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय का संगठन कह सकते हैं। इसकी प्रतिद्वंदी पार्टी अल फतह है, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO पर हमेशा हावी रहती है, प्रभावी रहती है। यह वेस्ट बैंक में शासन करती है। हमास और PLO में यह अंतर है कि PLO ने हिंसा छोड़ दी है, हमास ने हिंसा को ही अपना हथियार बनाया है। फिलिस्तीनी नेतृत्व में विभाजन और हमास की इजराइल के प्रति अटूट शत्रुता है। हमास ने 2017 में एक नया दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें 6 दिवसीय युद्ध से पहले स्थापित ग्रीन लाइन सीमा पर एक अंतरिम फ़लस्तीनी राज्य को स्वीकार किया गया था, लेकिन फिर भी उसने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 1993 में PLO नेता यासिर अराफात और इजरायली प्रधानमंत्री इत्ज़ाक राबिन द्वारा ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर करने से 5 महीने पहले हमास ने पहली बार आत्मघाती बम विस्फोट किया। 1997 में पहली बार अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाला और आज भी अमेरिका की सूची में यह एक आतंकवादी संगठन के रूप में ही मान्यता रखता है और एक ऐसा संगठन जिसके आर्थिक तंत्र को तोड़ने की लगातार कोशिशें होती रहीं,
पर अभी भी हमास का आर्थिक तंत्र पूरी तरह बना हुआ है। इस संगठन ने 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा के दौरान हिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। हमास की फंडिंग फिलिस्तीनी प्रवासियों और फारस की खाड़ी में निजी दानदाताओं द्वारा होती है। इसके अलावा पश्चिम के देशों द्वारा कुछ इस्लामिक चैरिटी के माध्यम से हमास समर्थित सामाजिक सेवा समूहों को पैसा दिया जाता है। कतर, तुर्की और ईरान भी हमास को फंड देते हैं। हमास की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने में इन तीनों देशों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अन्य विदेशी सहायता के तौर पर पीए और संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम अन्य एजेंसियों के मार्फत आर्थिक सहायता गाजा तक पहुंचती है। आज ईरान हमास के सबसे बड़े समर्थकों में है। ईरान ही सबसे अधिक पैसा देता है। ईरान ही समूचे हथियार की आपूर्ति हमास जैसे संगठन को करता है। हालांकि सीरिया के गृह युद्ध में विरोधी पक्षों का समर्थन करने के बाद ईरान और हमास थोड़े समय के लिए अलग हो गए। ईरान वर्तमान में हमास, PIJ और अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित अन्य फिलिस्तीनी समूहों को सालाना लगभग $100 मिलियन प्रदान करता है। 2002 में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद तुर्की हमास का एक और कट्टर समर्थक और इजरायल का आलोचक रहा है। हालांकि अंकारा इस बात पर जोर देता है कि वो हमास का समर्थन केवल राजनीतिक रूप से करता है। आर्थिक रूप से अंकारा की ओर से हमास को कोई सहायता नहीं दी जाती है, लेकिन अंकारा के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हम हिजबुल्लाह की बात करेंगे। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का दल। आप सोचिए कि ईश्वर के नाम की ओट लेकर के कितनी अशांति और कितनी हिंसा फैलाई जा रही है। हिजबुल्लाह शियाओं का हथियारबंद राजनीतिक ग्रुप है। हमास सुन्नी का ग्रुप है। शिया और सुन्नी के बीच रिश्तों को लेकर के बहुत खटास की बातें आप सुनते होंगे, लेकिन दोनों आतंकी संगठनों के बीच में आपस में रिश्ते बहुत मधुर हैं। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में इजराइल से लड़ने के लिए किया गया था। इसे ईरान से पूरा सपोर्ट मिलता है। लेबनान में भी बड़ी शिया आबादी है। दरअसल हिजबुल्लाह का उदय 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के मद्देनज़र ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड काप्स द्वारा गठित सशस्त्र समूहों से हुआ था। लेबनान पर इजराइल के 20 साल के कब्जे के दौरान लेबनान के पक्ष में लड़ाई लड़ने वाला हिजबुल्लाह प्रमुख आतंकी संगठन के रूप में उभरा और धीरे धीरे उसने लेबनान में भी अपनी जड़ें पसार ली। हिजबुल्लाह की जड़ें इसलिए भी फैलती चली गईं क्योंकि लेबनान के लोग आज भी इजराइल को अपना सबसे बड़े शत्रु के रूप में मानते और देखते हैं। अभी तक हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरल्लाह था, जिसे हाल में इजराइल ने मार गिराया है। उसके पहले 1992 तक हिजबुल्लाह का नेता था शेख अब्बास अल मुसावी, जो खुद भी इजरायली मिसाइल हमले में मारा गया था। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी के रॉकेट हासिल किए। इनका जखीरा 1,20,000 तक बढ़ा लिया। हिजबुल्लाह का दावा है कि वह इजराइल के सभी हिस्सों पर हमला कर सकता है। अमेरिका का मानना है कि हिजबुल्लाह को मजबूत करने में आज भी ईरान आर्थिक मदद और सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। कहा तो यह भी जाता कि ईरान ने करोड़ों डॉलर हिजबुल्लाह के लिए आवंटित कर रखे हैं। लेबनान के सांप्रदायिक राजनीतिक व्यवस्था में हिजबुल्लाह सबसे प्रभावशाली राजनीतिक गुटों में से एक है, जिसे शिया आबादी के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजित इस देश में राजनीतिक और सैन्य ढांचे के विशाल नेटवर्क के कारण इस संगठन को अक्सर एक देश के भीतर एक देश करार दिया जाता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। इजरायल और दुनिया के दूसरे देशों में इसराइलियों को मार गिराने का काम किया। यह आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के दबाव का ही नतीजा था कि 20 साल की लगातार लड़ाई के बाद 2000 में इस्राएली सेनाएं लेबनान के एक हिस्से से बिना किसी शर्त के वापस चली गईं। दक्षिण लेबनान के हिस्से से इजराइल को अपना नियंत्रण छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कालांतर में हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी और लड़ाकू दल बनकर उभरी। इसने सीरिया, इराक, यमन और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों में अपने अभियान का विस्तार किया है। लेबनान के समाज के कुछ हिस्सों में हिजबुल्लाह के समर्थन की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके मिशन का समर्थन करने के लिए व्यापक तंत्र भी बनाया गया है।
जिसमें सामाजिक सुरक्षा, संचार और आंतरिक अन्य कार्यों के लिए कार्यालय भी लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह और उसके राजनीतिक सहयोगी ने 2022 में हुए चुनाव में लेबनान की संसद में अपना बहुमत खो दिया, लेकिन यह समूह एक दूरजीय राजनीतिक ताकत बना हुआ है जो देश के कुछ हिस्सों पर वास्तविक नियंत्रण रखता है, जिसमें उत्तरी इजराइल की सीमा से लगा दक्षिणी लेबनान शामिल है। ईरान के समर्थन से गठित हिजबुल्लाह अभी भी घनिष्ठ वित्तीय, आध्यात्मिक और सैन्य संबंध बनाए हुए है। हिजबुल्लाह ईरान द्वारा प्रतिरोध की धुरी कहे जाने वाले कई ग्रुपों का हिस्सा है और ईरान की ही दखल का नतीजा है कि हमास, हैथी और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह जैसे अलग अलग संप्रदाय वाले मुस्लिम संगठन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और काम करते हुए देखे जा सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों में से हिजबुल्लाह को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। यह इजराइल के लिए सबसे गंभीर सैन्य खतरा है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए ईरान ने ही शक्तिशाली मिसाइलें दी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बारे में बगल वाले को भी तब पता चल पाता है जब उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके सैन्य कमांडरों के बारे में जानकारी हासिल करना और उनके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिजबुल्लाह एक शिया गुट है जबकि हमास सुन्नी है। हिजबुल्लाह और हमास हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं रहे हैं। दोनों इस्लामी समूह सीरिया के विद्रोह से गृह युद्ध में विपरीत पक्षों की ओर से लड़े। हिजबुल्लाह सीरियाई तानाशाह बशर अल असद की ओर से लड़ रहा था, जबकि हमास के उग्रवादियों ने मुख्य रूप से सुन्नी विपक्ष का समर्थन किया। जब पिछले दशक के अंत में सीरिया के तमाम हिस्सों में युद्ध समाप्त हो गया, तब हिजबुल्लाह और हमास ने अपने आंतरिक विरोध दरकिनार कर दिए, अलग रख दिए। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर है नसरल्लाह ने कई बार इन दोनों गुटों की खूब तारीफ की थी और हमास की तारीफ भी उसने हिजबुल्लाह से कम नहीं की थी। यही नहीं, नसरल्लाह के दौर में हमास के आतंकी संगठन के लोग हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन के लोग से मिलते रहे। इनकी बैठकें लगातार होती रहीं और हमास के तेहरान के साथ गहरे होते संबंध के बारे में जानकारी हर किसी के पास है। हिजबुल्लाह ने अपने बेस यानी लेबनान से काफ़ी दूर दूर तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन लेबनान में ही परेशानियां बढ़ी। पिछले 2 दशकों में आर्थिक और राजनीतिक संकट के चक्र ने शिया समर्थन के बाहर इसकी लोकप्रियता को झटका दिया। हिजबुल्लाह अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में भी शक्तिहीन साबित हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लेबनानी प्रदर्शन के खिलाफ भी खड़ा हुआ हिजबुल्लाह। इससे जनता में हिजबुल्लाह को लेकर के नाराजगी का दौर शुरू हुआ। अगस्त 2020 में बेरूत के बड़े हिस्से को बर्बाद करने वाले बंदरगाह विस्फोट की न्यायिक जांच को खत्म करने में भी हिजबुल्लाह काफ़ी हद तक सफल रहा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हजारों हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने 2006 के युद्ध के बाद पारित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए इस सीमा क्षेत्र से इजराइल पर सेनाएं तैनात की हैं, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह नेताओं को टारगेट करके अलग अलग समय पर मारा है। नसरल्लाह को मारना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। नसरल्लाह के साथ ही हिजबुल्लाह के 8 बड़े सैन्य कमांडर ढेर करने में इजराइल को कामयाबी मिली है। इजराइल ने बंकर बस्टर बमों के हमले करके ज़मीन के गहरे नीचे बने कमांड सेंटर में बैठे नसरल्लाह और उसके साथियों को मार गिराया। हालांकि नसरल्लाह के मारे जाने के कुछ दिन पहले ही इजराइल ने वाकी टाकी और पेजर पर एक साथ विस्फोट करा करके हिजबुल्लाह के कमांडरों को दहशत में ला दिया था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यह दहशत और बढ़ गई है। इजराइल ने अपने विजय का अभियान तेज कर दिया है, पर देखना है कि मिडिल ईस्ट कहा जाने वाला यह इलाका इन आतंकी संगठनों से मुक्त होकर के कभी अमन चैन में जी पाता है या नहीं, या ऐसे ही हमास, हैथी और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खाद पानी मिलता रहता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।